नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार को पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कड़ेल और खोरी में लोकतंत्र के इस महा उत्सव में मतदाताओं ने उत्साह से भाग लेकर मतदान किया। सुबह 7:30 बजे से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। खास बात यह रही कि मतदान को लेकर युवाओं के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं, बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की गंभीरता को लेकर खुद जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप सिंह ने मोर्चा संभालते हुए खोरी और कड़ेल ग्राम पंचायत पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। शाम 5:30 बजे तक मतदाताओं द्वारा मतदान करने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद मतगणना शुरू हुई और देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिया गया। पंचायत चुनाव वैसे भी चुनौतीपूर्ण रहता है और कोविड टाइम में ये पहले चुनाव हो रहा है। इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, ये सारी व्यवस्था पूरी पुख्ता की गई है। यहाँ पर एंट्रेंस पे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सबकी व्यवस्था है, हैंड भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था है और साथ साथ डायरेक्शन ये भी दिए हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का लोगों को बार बार बताते हैं। और इत्तेफाक से यहाँ पर कोई भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं है, पर फिर भी प्रिकॉशंस सारी के सारी यहाँ पर रखने के डायरेक्शन दिए हैं। पूरा शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल में थर्मल स्क्रीनिंग हो या फिर हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पुख्ता की गई हैं और आगे भी पुख्ता व्यवस्थाओं के साथ ही चुनाव कराएंगे। और खोरी अजमेर ग्रामीण में 2 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राज्य चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार की कोविड से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है उसका हम बखूबी यहाँ पे पालन करवा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में, क्योंकि ये दोनों ही बूथ संवेदनशील है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अति संवेदनशील कैटेगरी में रखने के कारण अच्छा पुलिस जाब्ता भी हमारे को प्रोवाइड करवाया गया है जिला मुख्यालय के द्वारा। तो सारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक है और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ग्रामीण लॉकडाउन से भी सरपंच का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, सरपंच नहीं बन पा रहे थे, चुनाव स्थगित हो गए थे। तो अब लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभी लोग सुबह 7:30 बजे से ही भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं और लोगों में बहुत तगड़ा उत्साह है। खोरी में क्या समस्या अभी वर्तमान में? देखिए, खोरी में आप खुद देख पा रहे हैं, पिछले 5-7 दिन से आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है और मेन रोड जो है खोरी की वो डैमेज है, नालियाँ नहीं है, साफ सफाई की काफ़ी व्यवस्था है। साथ ही जो किसान लोग हैं उनके बकरी का अवेड़ा, पानी का हौद और गरीबों के लिए बीपीएल के लिए मकान और नरेगा में जो है वो रेट भी काफ़ी कम आती है। तो काफ़ी यहाँ पे स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज 2019 में हुए उपचुनाव में वार्ड 22 से जीती भाजपा प्रत्याशी गायत्री सोनी हाजिर हुई। दर्शकों, हम आपको बता दें 2015 में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अमरजीत कौर के सामने गायत्री सोनी चुनाव लड़ी थी। मात्र 9 वोट से उस समय हार गई थी। बीमारी के चलते पार्षद अमरजीत कौर की मृत्यु हो गई और 2019 में उपचुनाव हुए जिसमें फिर गायत्री सोनी भाजपा प्रत्याशी रही और कांग्रेस के सुनीता गुर्जर के सामने चुनाव लड़ा। इस बार गायत्री सोनी 1169 वोट से जीत गईं। आज कार्यक्रम के दौरान पिछले 9 महीने में कराए गए विकास कार्यों पर खुलकर चर्चा की गई। क्या कहा वार्डवासियों ने, आइए सुनते हैं। तो इस समय में उन्होंने अपने जो अथक प्रयासों के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया है। जिस गली में भी किसी भी प्रकार की जो कमी पेशी थी, कहीं पोल लगवाने के थे, सड़कें टूटी हुई थी, उनको किया। नई सड़कों का निर्माण हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, पास में भी निर्माण कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर काफी उत्तम कार्य किया है हमारी बहन जी ने। लॉकडाउन के समय किस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पे? महामारी में जो गरीब तबके के परिवार थे उनको यहाँ पे खाना, भोजन पैकेट यहाँ पे मिलता था? हाँ, महामारी के समय में जो था अपने पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा जो भी बंदोबस्त किए जा रहे थे उसमें दोनों शोबे में सुबह और शाम के समय भोजन की प्रॉपर व्यवस्था रहती थी और कई ऐसे भी व्यक्ति थे जो नहीं आ सकते थे, उनके घरों तक भी भोजन के पैकेट पहुंचाए जाते थे और हम लोग खुद भी इस व्यवस्था में शामिल थे। तो उस दौरान भी किसी को सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। विभाग की एक छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ परीक्षा में नंबर कम देने का आरोप लगाया है।
छात्रा की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 66 की धारा और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हड़ा ने बताया कि छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रोफेसर ने जबरन बात करने का दबाव बनाया, बात नहीं करने पर परीक्षा में नंबर कम देने की बात कही और व्हाट्सएप मैसेज भी किए। शहर की एक कॉलेज है सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज, उस कॉलेज की छात्रा ने एक मुकदमा दर्ज कराया अपने प्रोफेसर के खिलाफ। उसका आरोप यह है कि उस प्रोफेसर ने उसको इस चीज़ की धमकी देते हुए कि उसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा देगा और अगर उसने उससे बातचीत नहीं की तो उसको वो फेल कर देगा। ये धमकी देने के पश्चात उसने व्हाट्सएप कॉलिंग की और वीडियो कॉलिंग की, उसके जरिए लगातार उस पर गंदे और अश्लील मैसेज भेजता रहा। वो लड़की सहन करती रही, अंतोगत्वा वो पुलिस के समक्ष आई तो हमने उसका मुकदमा दर्ज किया, छानबीन जारी है। फ़ोन डिटेल्स और अन्य साइबर क्राइम की मदद ली जाकर हम आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार भी करेंगे। किन धाराओं में मदद? 354, 66 आईटी एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया। जो प्रोफेसर है कि अजमेर का रहने वाला है? जी। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस ने नशे की सामग्री बेचते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। दरगाह थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि दरगाह क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शीशा खान पीर रोड निवासी खलीक अहमद को नशे की सामग्री सॉल्यूशन बेचने की फिराक में गिरफ्तार किया गया, जिससे नशे की सामग्री खरीद फरोख्त के गिरोह के संबंध में पूछताछ जारी है। हम आपको बता दें, दरगाह क्षेत्र में जो खानोबदोश युवक और छोटे बच्चे रहते हैं वे ये सॉल्यूशन कपड़े या रुमाल में लपेटकर सूंघते हैं, जिससे उन्हें नशा होता है। चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और गठन के दौरान जो मुलाजमान थे उन मुलाजमानों ने अपनी आसूचना के आधार पर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से हमने बोनाफिक्स करके एक सॉल्यूशन आता है जो अक्सर नवयुवक नशे के तौर पे प्रयोग करते हैं, उसका हमने भंडार से जो है बरामद किया है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उसे और पूछताछ की जा रही है कि वो किस किस व्यक्ति को बेचता था, कहाँ से लेके आता है। सर, ये आरोपी पहले भी किसी मामले में लिप्त था? नहीं, अभी तक इसका प्रथम केस है और इससे ये पूछताछ की जा रही है कि ये किन किन व्यक्तियों को जो है सप्लाई करता है। कितनी मात्रा में मिला है सॉल्यूशन? करीब 1,500 के आसपास। कोरोना संक्रमण ने शहरवासियों की नींद उड़ा दी है। सोमवार को भी बड़ी संख्या में नए केस मिलने के साथ ही जिले में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,000 से ज्यादा पहुंच गई। वहीं 4 और मौत के साथ आंकड़ा 248 हो गया। जिले में कोरोना संक्रमण का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सितंबर माह में 4,805 नए कोरोना केस सामने आए, यानी कुल पॉजिटिव मरीजों में से 50.57% मरीज सिर्फ 26 दिन में मिले हैं। डराने वाली बात यह है कि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में काफी अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को अजमेर शहर, ब्यावर, केकड़ी, बिनाय, पीसागन ब्लॉक, पुष्कर, किशनगढ़ और बिनाय कोरोना के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु का सिलसिला जारी है। आज जो मरीज चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट में आए हैं वह अजमेर जिले सहित आसपास के गांव और ढाणी के हैं। नगर निगम द्वारा आज चूड़ी बाजार में गृह कर वसूली न कराने पर 2 दुकानों को सीज किया गया। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि 269 संपत्ति धारकों को निगम ने कर वसूली का नोटिस भेज रखा था। इनमें से कईयों ने गृह कर जमा करा दिया। आज नगर निगम ने चूड़ी बाजार में पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और 2 दुकानों को सीज किया गया। निगम का जो एक महत्वपूर्ण टैक्स होता है यूटिलिटी टैक्स, और इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है जिनसे कि हम टैक्स कलेक्शन करके आम जनता के हित के काम, रोड, स्ट्रीट लाइट है, आपका रोडें बनाना है, कर पाए। तो हमारे आयुक्त महोदय के स्पष्ट हमें जो सख्त निर्देश प्रदान हुए, उस निर्देश के तहत हमने इस यूटिलिटी टैक्स में वसूली में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। चूँकि हमारा करीब 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 1 साल का,
और लगभग 20 से 25 करोड़ अभी हमारे ऐसे जो ड्यू हैं। तो बार बार इनको आग्रह करने पे भी ये लोग जमा नहीं करा रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने काफ़ी तादाद में अच्छी खासी छूट दे रखी है। तो अब ये देखते हुए प्रति सप्ताह हमें करीब 100 संपत्ति ऐसी है जिन पे टैक्स के लिए नोटिस देना है, उनके कुर्की के वारंट इशू करने हैं, और उसके तहत जो जमा नहीं कराता है, जमा होने के पश्चात कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान के गौरव और एकमात्र राजस्थानी व्यक्तित्व, पूर्व केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री और 9 बार सांसद रहे मेजर जसवंत सिंह जसोल के निधन के पश्चात गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अधिवक्ता महेंद्र कुमार भाटी ने आज पुरानी आरपीएससी परिसर में अपना सिर मुंडवा लिया और नारे लगाते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा जसवंत सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा यशवंत सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा यशवंत सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा यशवंत सिंह का नाम रहेगा। भाटी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान कहे जाने वाले और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक और भाजपा के संविधान सभा के सचिव सहित योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद के प्रत्याशी बनाए गए व्यक्ति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही महान व्यक्तित्व को संजोए हुए परम आदरणीय मेजर जसवंत सिंह जी जसोल साहब का कल निधन हो गया। आपका मेरे से व्यक्तिगत जुड़ाव रहा। मैं आप मेरे मार्गदर्शक रहे। पिछले कई वर्षों से 3 जनवरी को आपका जन्मदिवस, सुंदरकांड व आपके जीवन की मंगल कामना व दीर्घायु के लिए मैं हमेशा इस अजमेर शहर के अंदर आयोजित करता रहा हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व, राजस्थानी व्यक्तित्व जो कि 9 बार संसद के सदस्य रहे, आपका अजमेर शहर से बड़ा ही गहरा जुड़ाव रहा। आप विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान मेयो कॉलेज के अंदर अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े हुए हैं और आप एकमात्र कोरोना संकट काल में फीस को लेकर सेंट एंसलम स्कूल के रवैये से खफा अभिभावकों ने न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश से ज्यादा फीस मांगने का विरोध किया है। अभिभावक दिलीप ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस संकट काल में सभी की आमदनी कम हो गई है। ऐसे में स्कूल प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेते हुए फीस में कमी करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, जबकि आदेश अनुसार ट्यूशन फीस 70% ही जमा करानी है। जबकि अब तक स्कूल द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो फीस ली जा रही है उसमें ट्यूशन फीस कितनी है। अभिभावकों ने तय किया है कि जल्द ही एकजुट होकर स्कूल प्रशासन से एक बार फिर फीस कम करने का आग्रह करेंगे। सेंट एंसलम स्कूल केसरगंज अजमेर में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें एक मैसेज आया है कि आप फीस जमा कराओ 70% ऑफ टोटल फीस, जबकि राज्य सरकार का आदेश है 70% ऑफ ट्यूशन फीस। हमने अभी फादर से बात करी, फादर ने कहा अभी आप जमा कराओ, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारी यही मांग है कि अभी 70% ऑफ ट्यूशन फीस लें, क्योंकि पेरेंट्स अभी बहुत परेशान है, बात की बात नहीं है, अभी बहुत परेशान है। इसलिए हमारी इनसे मांग है और सरकार से भी मांग है कि 70% ऑफ ट्यूशन फीस लें। प्राइवेट बैंक और कंपनियों से लोन उठाकर किस्त जमा कराने में आ रही परेशानी से राहत पाने के लिए लोन लेने वाली महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कंपनियों के द्वारा किस्त मांगने वाले कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा फाइनेंस कंपनी, बंधन बैंक, इक्विटास, कमल ऑटो फाइनेंस, अस्मिता फाइनेंस के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लिया गया था। सभी महिलाएं बीड़ी और अन्य घरेलू कार्य कर उक्त ऋण चुकाया करते थे। कोरोना महामारी की वजह से सभी तरह का व्यवसाय बंद पड़ा होने के कारण बची हुई किस्त जमा नहीं कर पा रहे। महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग की है। सर, छोटे छोटे लोन है जो निजी फाइनेंस कंपनियां इनसे ले रखे हमने। हमारी किस्तें लॉकडाउन से पहले हमारी किस्तें बराबर जारी थी। अब लॉकडाउन लगने से हमारे आर्थिक तंगी, हम सब छुट्टी मजदूरी वाले हैं। मेरे घर में तो जेंट्स है भी नहीं है, मैं तो विधवा हूँ और मेरी माँ है, मेरी माँ भी विधवा है। अब हम मैंने किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। हम बीड़ी बनाते हैं, मैं खुद दुकान लगाती थी नाश्ते की, वो दुकान भी मेरी बंद है।
अब किस्त हमारे घर को पेट भरने के लिए हमारे लिए, तो हम इनकी किस्त कैसे चुकावे? हमें या तो इन लोगों को पाबंद कराओ या हमें टाइम दिलाओ 6 महीने का, ताकि हमें हमारे जैसा रूटीन बनेगा हम वैसे इनकी किस्तें जमा करें। पिछले दिनों अर्पणा शुक्ला समाजसेवी ने ज्ञापन देकर चंद्रवरदाई नगर सियाराम कॉलोनी में रहने वाले गौरव शर्मा के खिलाफ उधार दिए रुपए की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा था। वहीं आज सौरभ शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शुक्ला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत ठहराया। सौरभ शर्मा ने बताया कि वे अर्पणा शुक्ला को नहीं जानते। उनकी मुलाकात 1.5 साल पहले रीना पखारिया के मार्फत हुई। सौरभ शर्मा ने 1 लाख रुपए रीना शर्मा से उधार लेना जरूर बताया। सर मामला ये है, अर्पणा शुक्ला ने आरोप लगाया कि मैंने उनसे 6 लाख रुपए लिए, जबकि मैं अर्पणा शुक्ला को जानता तक नहीं हूँ। अर्पणा शुक्ला से मेरी जान पहचान रीना पखारिया ने करवाई, चंद्रवरदाई की रहने वाली है वो रीना पखारिया। उससे मैंने 1 लाख रुपए लिया था 1-1.5 साल पहले, जिसको मैंने उसको 70,000 रुपये चुका हूँ। 30,000 मेरा बाकी था। बीच में मैं क्या बाहर चला गया था, जैसे मेरे साथ ब्याज होता जा रहा था मैं उसको देता जा रहा था रीना को। मेरे पास में देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आज 7 महीने से मैं बेड पे हूँ। तो उनने ये आरोप लगाया कि मैंने उनसे 6 लाख रुपए लिए, जबकि मैं अर्पणा शुक्ला को सिर्फ 3 महीने से जानता हूँ। वो भी रीना ने मेरे को उनके पास में जाके फंसाया। मुझे लेके बोले कि है ना मेरा पैसा है तो नहीं देगा तो मैं मेरी मिलने वाली है, मैं उनसे तेरे को ये करवा दूंगी, मेरे को धमकी दिलवाती थी। तो मेरे को इनने सरस्वती स्कूल पे बुलवाया, अर्पणा ने इनने। मैं सरस्वती स्कूल गया, इनने अंदर बुला के मुझे कांच के केबिन, मेरा मोबाइल बाहर रखवा दिया, कांच के केबिन में कुंडी लगा के मेरे से बोलते हैं कि ये रीना का हिसाब है 6 लाख का और तेरे को 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।